जब शेर तेजी में हो वो हमें फंसाता है। जब शेर तेजी में है और वो भी पैनी स्टॉक है तो इधर वाले को समझाए ना, जो लगा पड़ा है तेजी ना वो इधर की सुनेगा ना वो इधर की। तो भैया एक चीज बताओ मुझे आज कि अगर आज एनटीपीसी 400 में है और 10 साल बाद क्या 400 में रहेगा? ये विदेशी निवेशक बड़े चालाक हैं भैया। बाजार इसकी वजह से संभले या उनकी वजह से संभले, हमें क्या देखना है? हमें उन शेयरों के ऊपर अपनी घात लगानी है जो आगे 5 से 10 साल कुछ तगड़े मुनाफे देकर हमें। उनसे तो उसको मैं डॉक्टर के पास लेकर गया, डॉक्टर ने तुरंत बता दिया इतना बुखार होगा। मैंने डॉक्टर साहब दिख तो रहा नहीं बुखार, रियल बता रहा हूँ, बिल्कुल अभी की ये बात है। तो इन सब की बात करने से पहले सबसे पहले मैं एक चीज़ बता दूं कि अगर आपको आगे की पिक्चर पता ना हो तो उसका टिकट खरीदा ना करो। चार्ट ये वो भैया कुछ भी नहीं यूज हो, वो यूज होते हैं तब जब शेयर बाजार भागता है, तभी लोग उसे लेकर बैठते हैं, और जब शेयर बाजार गिरता है तो वो सब फेल, सब दिखने ही नहीं आपको। तो उसकी साइकोलॉजी समझा रहा हूँ। तो क्या मैं यहाँ कंपटीशन कर रहा हूँ किसी से? मैं किसी से कंपटीशन कर रहा हूँ या कि कोई मुझे एमटीएनएल के 500 तक जाने के लिए मुझे टेंशन होगी? भैया मुझे खुशी होगी। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। आज बात करेंगे एचएफसीएल की, बात करेंगे जिसके ऊपर मुझे बड़ा दुख हो रहा है, जेपी एसोसिएट की। वो दुख इसलिए है कि कुछ लोग उसको समझ नहीं पाए थे, है ना। बात करेंगे एमटीएनएल के ऊपर भी, क्योंकि कुछ लोग कह रहे थे 102 पर दिखा दूंगा। भैया मैं आपसे यहाँ कंपटीशन करने आया हूँ क्या? कुछ लोग मेरे से कंपटीशन कर रहे हैं, मुझे क्या दिखाओगे आप? कि मैं कह रहा हूँ कि इसके अंदर ये प्रॉब्लम है और कोई कह रहा है कि 102 दिखा दूंगा, 300 दिखा दूंगा, 400 दिखा दूंगा। भैया मैं यहाँ आपको कुछ न्यूज़ बता रहा हूँ और उसकी साइकोलॉजी समझा रहा हूँ। तो क्या मैं यहाँ कंपटीशन कर रहा हूँ किसी से? मैं किसी से कंपटीशन कर रहा हूँ या कि कोई मुझे एमटीएनएल के 500 तक जाने के लिए मुझे टेंशन होगी? भैया मुझे खुशी होगी। जो चीज़ आप नहीं समझ पा रहे हैं वो फिर आपको आगे जाकर धोखा देगी। जेपी एसोसिएट से सीख लो, समझ रहे हो? मुझे मत सिखाओ कि 102 रुपये जाएगा, 104 रुपये दिखा दूंगा। कंपटीशन नहीं है यहाँ पर भैया, यहाँ एक समझने की नीतियाँ हैं। जो इस नीति को समझ गया भैया वही आगे सर्वाइव कर पाएगा बाजार में। इमोशनल का गेम शेयर मार्केट बिल्कुल भी नहीं है और किसी को दिखाने वाली चीज़ भी नहीं है कि इतना दिखा दूंगा उतना दिखा दूँ। क्या काम समझे आपने एमटीएनएल के? वर्क पता है उसके, लॉस पता है, कर्जा पता है। दिखाने वाली चीज़ें मुझे बड़ी चुभती है सर। ये जब मैं निस्वार्थ कुछ चीज़ें आपको एक्चुअल चीज़ें बता रहा हूँ, भैया एक चैनल ऐसा ढूंढ कर दिखाओ पहले। एक देखने वाले पता है, जिन्होंने मुझे अपना समझा है उनको पता है कि क्या चैनल का महत्व है। तो भैया हमें मत दिखाओ, जहाँ आपको कहीं दिखाना है वहाँ दिखा दो। 102 रुपये दिखाओ या 150 दिखाओ, मेरी तरफ से मुझे इससे कोई मतलब नहीं है ना। मैं आपको फिर ये बता दूँ थोड़ी सी जेपी पावर की, है ना। तो इन सब की बात करने से पहले सबसे पहले मैं एक चीज़ बता दूं कि अगर आपको आगे की पिक्चर पता ना हो तो उसका टिकट खरीदा ना करो। जब आपको कोई फिल्म का महत्व पता ना हो, उसे आप समझ नहीं सकते, तो उसका टिकट बिल्कुल भी मत लिया करो। जैसे ही बैठोगे बोर हो जाओगे, जैसे ही बैठोगे लालच में फंस जाओगे। पोस्टर देखकर पूरी फिल्म का अंदाज़ा लगाना छोड़ दो। पहले कोई बहुत से पुराने जिनको पता है, पहले चिट्ठियाँ आया करती थी, वो कहते थे भैया हम तो लिफाफे को देखकर बता देते हैं अंदर क्या लिखा है। वो क्यों बताते थे? क्योंकि उनको होता था एक्सपीरियंस वाले बंदे बता देते हैं। अभी मेरा भतीजे को कुछ प्रॉब्लम हो रही थी, उसको मैं जैसे ही अभी आया हूँ देहरादून से, तो उसको मैं डॉक्टर के पास लेकर गया। डॉक्टर ने तुरंत बता दिया इतना बुखार होगा। मैंने डॉक्टर साहब दिख तो रहा नहीं बुखार, रियल बता रहा हूँ, बिल्कुल अभी की ये बात है। ये कह रहा निकलेगा 102 बुखार निकलेगा। मैंने कहा सर नहीं है। जब चेक किया सर 102 बुखार निकला। अब इसे मैं क्या कहूँ, क्योंकि उनकी उम्र 60 साल से ऊपर है, उन्होंने कितने पेशेंट को देखा होगा। तो अगर मैं उनसे कहूँ मैं तो 98 दिखा दूंगा, तो मैं क्या होता, मैं बावला हो जाता हूँ वहाँ पर। वही निकला जो उन्होंने कहा था, क्योंकि उनको एक्सपीरियंस था। तो जब आपको पिक्चर का पता ना हो उसका टिकट बिल्कुल भी ना खरीदें, क्योंकि पिक्चर को पता करने वाले लोग अपने आप को
ये बाजार में पैसा कमा कर दिखाएंगे और अपना आप बचाएंगे। जब मैंने आपको कहा है कि जब फंसना ही है तो अच्छे शेयरों में फंस जाओ, बेकार शेयरों में फंस कर मिलेगा क्या। दो तरीके से लोग फंस रहे हैं। एक फंसना बहुत वाजिब है, अच्छा है वो, क्योंकि वहाँ पर हमें दिख रहा है कि किसी शेयर के अंदर हमने क्वालिटी देखी और उस शेयर को हमने लिया, फिर आकस्मिक चीज़ें हो गई हमारे साथ, जापान में ये हो गया, बांग्लादेश में ये हो गया, तो वहाँ तो वो तो गिर रहा है। पर कुछ ऐसे शेयर हैं, पैनी स्टॉक हैं जो बर्बाद हैं, उसको हमने पहले खरीद लिया। एक तो वो उस वजह से फंस गए हम, दूसरा गिरावट की वजह से फंस गए हम। तो ऐसा भी क्या फंसना जहाँ पर हम बर्बादी हो जाएं, है ना। तो पहले बाजार के अंदर मूलधन बचाना सीखो, इन्वेस्टमेंट करना सीखो। तरक्की के अंदर अगर आपको बढ़ना है, रणनीतियों पे काम करना सीखो। ध्यान रखिए सर, जो भी उतार चढ़ाव बाजार में हो रहे हैं वो सारे रणनीतियों के अनुसार हैं। कुछ लोग उसको भाप रहे हैं। अगर कल आपने मेरी लाइव जो मैं आया था डीप सर्च 6 में, काफ़ी शेयरों के बारे में मैंने वहाँ बताया और मैंने कहा खुश नहीं होना है तेज़ी से, तो सारी रणनीतियाँ मैंने आपको बता कर चलाऊँ, तो वो भी चैनल आप देख लिया। डीप सर्च 6 कुछ चीज़ें तो होती हैं जिससे हम बिल्डअप हो जाते हैं भैया, फिर कुछ नहीं होगा। कैंडल चार्ट ये वो भैया कुछ भी नहीं यूज हो, वो यूज होते हैं तब जब शेयर बाजार भागता है, तभी लोग उसे लेकर बैठते हैं। और जब शेयर बाजार गिरता है तो वो सब फेल, सब दिखने ही नहीं आपको। तो उससे पहले आप चीज़ों को समझें। यहाँ जितने भी बड़े निवेशक हैं उन्होंने गिरावट के बारे में बता रखा है, देश के व्यू के बारे में बता रखा है और कम पैसा लगाने के बारे में बता रखा है। अब इसके अंदर एक विदेशी निवेशक कूद गया, फंड मैनेजर कूद गया, उसका नाम है क्रिस वुड। और ये जो न्यूज़ मैं आज आपको बता रहा हूँ, ये मेरे एक प्रिय सब्सक्राइबर, क्या कहूँ, वो तो मेरे बड़े भाई हो गए अब, वो तो कंटिन्यू मेरे उनसे बात होती है। उन्होंने मुझे ये सेंड की थी, कल मैं था बाहर, तो मैं कहा आज एक वीडियो बनाऊँगा। तो उनके अनुसार ये आज आपको न्यूज़ सुनाई दे रही है। वैसे ये आई है मनी कंट्रोल में। क्रिस वुड एक बड़े दिग्गज फंड मैनेजर हैं, निवेशक हैं, जो विदेशी हैं, FPI हैं, जो भारत के अंदर अपना पैसे लगाने के ऊपर कुछ उन्होंने चीज़ें बताई। उन्होंने एक चीज़ बताई है कि भारत के अंदर जो अभी बाजार संभला हुआ है, तेज़ी की गति में है, वो यहाँ के संस्थागत निवेशकों द्वारा लगाए हुए पैसे यानी खरीदारी करने से है। यानी चाहे वो संस्थागत हो चाहे हम जैसे लोग हों, तो वो टिका हुआ है बाजार। ये उनकी रणनीतियाँ हैं। भैया जब विदेशी निवेशक यहाँ से भागेंगे तो यहाँ के DIs ही तो संभालेंगे। DIs बढ़िया काम कर रहे हैं। और इसके ऊपर क्रिस वुड ने कहा कि अभी इस वजह से बाजार संभला हुआ है। भैया बाजार इसकी वजह से संभले या उनकी वजह से संभले, हमें क्या देखना है, हमें उन शेयरों के ऊपर अपनी घात लगानी है जो आगे 5 से 10 साल कुछ तगड़े मुनाफे देकर हमें जाए। तो ये जो बड़े निवेशक होते हैं बड़े चालाक होते हैं। ये क्रिस वुड की आज साइकोलॉजी पकड़ेंगे, पकड़ना सीखो पहले साइकोलॉजी क्या है। उन्होंने कहा है कि भारत के अंदर जो बाजार अभी तेजी या स्थिर की तरफ है, तो यहाँ के संस्थागत निवेशकों की खरीदारी की ओर है। समझिए, उन्होंने ये बता दिया। अब उनसे किसी ने पूछा कि अगर वो $100 भारत में लगाने के लिए उनको कहा जाए, तो उन्होंने कहा कि मैं 1/3 जो है वो लगाता, $100 में से 1/3 लगाता, क्योंकि बाकी मैं बैठता, क्योंकि अभी भी गिरावट के और सिलसिले होने बाकी हैं। उनको लगता है कि भारतीय बाजार में और ज़्यादा गिरावट हो जाए, वो ये सोच रहे हैं, और उसके बाद वो यहाँ पर निवेश करेंगे। और वो कह रहे हैं कि अगले 10 साल के लिए भारत एक महत्वाकांक्षी मजबूत प्रतिबद्धता की ओर है। बड़ा अच्छा उनको 10 साल का लग रहा है। तो भैया एक चीज़ बताओ मुझे आज, कि अगर आज NTPC 400 में है और 10 साल बाद क्या 400 में रहेगा? ये विदेशी निवेशक बड़े चालाक हैं। ये साफ साफ तो कह रहे हैं कि 10 साल का विषय है, तो 10 साल तो लॉन्ग ही हो गया। अब ये वहाँ से तोड़कर थोड़ा सा नीचे, इस स्टेटमेंट से नीचे लाएंगे, वहाँ ये अपनी खरीदारी कर लेंगे। वो निवेश की ताक में बैठे हैं इंडिया में। भैया 1 महीना झेल लो ये अगस्त का, ये मैं आपको पहले भी बताकर चला हूँ। ये मैंने जुलाई में बता दिया था आपको कि उतार चढ़ाव होंगे। और आज की जो थोड़ी बहुत गिरावट सी है, कल की वीडियो में बता दिया था मैंने आपको डीप सर्च 6 में। तो आज क्रिस वुड ने जो हमें एक चीज़ें बता दी, इतने बड़े फंड मैनेजर ने, भैया बातों में बता तो बहुत अच्छी दी है, लोग इसे निगेटिव समझ लेंगे। निगेटिव नहीं है, पॉजिटिव है। मौके हैं बाजार में, अपने अच्छे पोर्टफोलियो बनाने के मौके चल रहे हैं। और अपना पोर्टफोलियो जो लॉन्ग का बना है उसके अंदर संतुष्टि वाले भाव लाइए, क्योंकि जो भी शेयर आपने लिया है, कल भी मैंने आपको समझाया था, उसको अगर मल्टीबैगर देखना है तो इन गिरावटों को झेलना पड़ेगा। मजे लीजिए ये जिंदगी के, क्योंकि प्रॉफिट तो हमने शॉर्ट टर्म से कमाई लिया है।
अब हमारे लॉन्ग टर्म को भी तबाह नहीं करना हमें, उसको तो भैया मजबूत करना है हमें। अगर 250 शेयर अगर हमारी किसी कंपनी के तो 500 कैसे होंगे भैया, ये रणनीति आपको बनानी है। तो क्रिस वुड कह रहे हैं कि भैया मैं नहीं लगाऊंगा पैसा, क्योंकि बाजार उनको लगता है कि भारतीय बाजार और गिरना वो देख सकते हैं, तो भैया गिराओ हम खरीदेंगे। ये FIs बड़े तेज हैं भैया, बातों बातों में कह रहे हैं 10 साल भारत बहुत मजबूत दिख रहा है, निवेश की स्थितियां अच्छी दिख रही हैं, और खुद भी पैसा लेकर बैठे हैं कि भैया वो भी निवेश करेंगे 10 साल के लिए। तो क्या हुआ इससे हमको मजबूत होना है कि एक विदेशी निवेशक ताक में बैठा है इंडिया के बाजार को देखने के लिए। पॉजिटिव संकेत है इस वीडियो से, समझने वाली बात है, ये न्यूज को समझो, बहुत पॉजिटिव है। पर कुछ लोगों के लिए निगेटिव हो सकती है, जो कहेंगे कि मुझे MTNL को 102 दिखाना है आपको। मैं कंपटीशन के लिए किसी के साथ यहाँ नहीं बैठा हूँ। मैं आपको फिर एक बात बता दूँ, देखो सर, सबसे पहले एक चीज़ बताओ, शेयर हमें फंसाता कब है? जब वो तेजी में हो। जब शेयर तेजी में हो वो हमें फंसाता है। जब शेयर तेजी में है और वो भी पैनी स्टॉक है, तो इधर वाला इधर वाले को समझाए ना, जो लगा पड़ा है तेजी, ना वो इधर की सुनेगा ना वो इधर की सुनेगा, सुननेगा नहीं वो। क्यों? क्योंकि उसको तो दिख रहा है 50 पैसे 1 रुपये शेयर भागा जा रहा है। क्या आपने JPS सेठ की मेरी वीडियो तब नहीं देखी कि जब ये अपर सर्किट लगा रहा था? मैंने कहा भैया बहुत ऊपर है, बड़े सब कुछ आपके सामने हुआ है। जो आज ये कह रहे हैं मेरे पैसे फंस गए, सब आपके सामने न्यूज आई है कि 6 या 7 साल पहले एक याचिका जो लगाई गई थी दिवालिया प्रक्रिया के ऋणदाताओं ने, बैंकों ने लगाई गई थी, भैया इसको दिवालिया से हमें गुजारना है। किसको? JPS सेठ को। तो अब आप देखो कि 5 से 6-7 साल मान लो भैया, मान लो कह रहा हूँ, क्योंकि उतनी पुरानी ये चीज़ थी, उसे एक्सेप्ट कर लिया किसने? NCLT ने, इतने सालों बाद। तो यहाँ से निगेटिव हो गया था, ये वहीं से गिरना शुरू हो गया था। फिर उसके बाद एक न्यूज आई कि कुछ पेशकश करेंगे, फिर क्या हुआ? शेयर भागने लग गया। मैंने फिर आपको समझा दिया कि भैया वो तो ऋणदाता के ऊपर है, वो मानेंगे नहीं मानेंगे। फिर ऋणदाताओं ने मना कर दिया। फिर इन्होंने गारंटी एक ऐसी दी जो ऋणदाता को पसंद नहीं आई, ऋणदाता ना खुश हो गया। मैं आपको बताते रह गया कि जब तक के ऋणदाता संतुष्ट नहीं होंगे तब तक कि दिवालिया प्रक्रिया की चीज़ों में ही रहेगा। कहा था नहीं कहा था, ये बताओ। वो पिक्चर का एंड हमने शुरू में देखा, और शुरू में तो हर पिक्चर में तेजी होती है, हर पिक्चर में अच्छा ही लगेगा आपको शुरू में, बीच में बोरियत आ जाएगी, एंड में उसका रिजल्ट निकल जाएंगे। तो इस पिक्चर को हमने बहुत पहले देख लिया था। तो इस तरीके से अपने को बचाया जाता है कि जो चीज़ आपको पहले दिख रही है वो बाद में होती हुई दिखेगी, और वहीं पर आपको समझना है भैया इस शेयर से हमें दूर रहना है। कौन फंसा है? जिसने शेयर प्राइस को देखा, काम को नहीं देखा। बड़ा दुख है मुझे आज JPS सेठ के बारे में कि मेरी इतनी रणनीतियों के बाद भी कुछ लोग मुझे कमेंट कर रहे हैं कि अब इसके अंदर क्या करें। बड़ा दुख होता है मुझे इस तरीके से, जब कुछ लोगों को अंदर की भावना खुल के बताई जा रही है, पैनी स्टॉक से दूर रहो, हर एक रणनीति। अब और अच्छा एक बात सुनो, अडानी इनके कुछ बिजनेस को खरीदने के लिए चीज़ें में था, और बड़े लोग भी खरीद रहे थे। मैंने तब भी आपको कहा था कि भैया ये डायरेक्ट JPS सेठ से नहीं खरीद रहे हैं, ये खरीद रहे हैं NCLT की चीज़ों के साथ, ताक में बैठे हैं ये। तो पहले चरण में शामिल कर लिया गया है IBC के तहत, दिवालिया प्रक्रिया के तहत JPS सेठ को। तो आज 8 अगस्त 2024 से ये सस्पेंड हो गया, ट्रेडिंग बंद हो गई इसकी। और उसके बाद कमेंट आ रहे हैं, सर मेरे पास इतने शेयर है उतने शेयर हैं, देख लो उठा के मेरे सारे कमेंट आज। चीज़ों को समझो सर, मैं तो आपको बहुत अच्छी तरीके से बता रहा हूँ। देखो सर, मैंने किसी भी शेयर के ऊपर ये नहीं कहा खरीद लो, और ना किसी भी शेयर के अंदर ये कहा कि इसको बेच दो। पर मैंने जिस चीज़ को निगेटिव कह दिया, तो आपको खुद समझना है कि वो निगेटिव क्यों है। क्या स्पेशल आपके घर पे फ़ोन करूँगा भैया इस शेयर से दूर रहो, उससे दूर रहो? ये जो साइकोलॉजी होती है ना भैया, ये बहुत कीमती है, ये बहुत कीमती साइकोलॉजी है। इसी से बाज़ार में बचा जाता है, इसी से पैसा कमाया जाता है, और वो मैं आपको फ्री में दे रहा हूँ यहाँ पर। अब लोग कहेंगे सर 89 का ज्वाइन, भैया 89, 29, 59 ये जो चीज़ है ना, ये यही तो चीज़ है। ये क्यों लिए जा रहे हैं? ये कुछ लोग समझते ही नहीं इस चीज़ को। चीज़ों को समझो। जब हमारे पोर्टफोलियो में ऐसे ऐसे शेयर रहेंगे, पैनी स्टॉक वाले शेयर रहेंगे, तो हम तो बर्बाद होंगे ही होंगे। आज ये दिख नहीं रहा है, पहले चरण में हो गया, आगे जाकर तब सही होगा जब ऋणदाता कुछ चीज़ें आगे करेंगे।
तो जब तक के तो इसकी ट्रेडिंग बंद हो गई और वो सारे असूलों के तहत हुई है। मैं कह के थक गया कि अडानी जी इनके एसेट की चीज़ें, रियल एस्टेट की चीज़ें के लिए ताक में बैठे हैं, लोग कह रहे हैं तो मज़ा आ गया, ये तो अपर सर्किट लगाना शुरू कर दिया इसने। मैंने कहा भैया यही तो गेम है, गेम ही नहीं समझ रहे कोई, खरीदा कहाँ से जा रहा है कुछ वस्तु, वो हमें समझनी पड़ेगी। तो अब मैं इसके आगे क्या कह दूँ, कल को तो MTNL में लोग मुझे कह रहे हैं 100 दिखा दूंगा, 102 दिखा दूंगा, मैं सच्चाई बता रहा हूँ, लोग मेरे से भिड़ते जा रहे हैं। तो ये क्या है ऐसी रणनीतियाँ जो हम खुद को अपने गड्ढे में धकेलते जा रहे हैं। HFCL जो हमारा एक फेवरेट शेयर है भैया, फेवरेट रहेगा क्योंकि हमने इस शेयर से कई बार तो प्रॉफिट बुक करा है, आज भी किया HFCL से प्रॉफिट बुक, और एक होल्डिंग छोटी मोटी लॉन्ग की स्थितियों के साथ पड़ी है। वो स्थितियां इसलिए संतुष्ट कर रही है कि वो हमारा सारा प्रॉफिट है। तो हमने अच्छे शेयरों को भी होल्ड कर लिया, अच्छे शेयरों से भी प्रॉफिट बुक कर लिया, और जो पड़ा है वो भी इस ताक में पड़ा है कि वो हमारा पैसा नहीं है, वो हमारा प्रॉफिट है। तो इसे कहते हैं रणनीतियां। कौन समझेगा, समझ नहीं किसी को, जो समझेगा वो आगे तक जाएगा। HFCL एक अच्छा खासा उभरता हुआ चीज़ है जो अपने को टेलीकॉम सेक्टर के साथ साथ डिफेंस के लिए भी मजबूत कर रहा है। भारत के अंदर भारत नेट जो है ऑप्टिकल फाइबर बिछाकर ग्रामीण इलाकों तक, दूर दूर इलाकों तक सरकार की इंटरनेट सेवा और सरकार की ई शिक्षा, ई स्वास्थ्य, ई गवर्नेंस, ऐसी सेवाओं को और अच्छा इंटरनेट के साथ करना, ये एक लक्ष्य है भारत का, और ये केंद्र सरकार इसके अंदर जोरों शोरों पर लगी है। अब इसके लिए 65,000 करोड़ रुपए तक की निवेश की स्थितियां हैं, और वो जो बोली लगाई जाएगी ऑप्टिकल फाइबर के लिए, अन्य अन्य चीज़ों के लिए, उसके अंदर भारत की कई कंपनियों ने भाग लिया। अब उस कंपनियों के अंदर ITI के साथ साथ HFCL भी था, क्योंकि हमारा फोकस HFCL में इसलिए ज़्यादा है क्योंकि ये शेयर हमारी झोली में है, और इसकी मजबूती इसलिए भी अच्छी है क्योंकि ये शेयर पहले 2000 रुपये तक भी था। अब उस तरीके से अगर इसे हम देखें 2000 में जाएंगे तो उसमें तो सालों लग जाएंगे, पर आज क्या HFCL कर रहा है, क्या ये भारत नेट के लिए अच्छा वर्क पहले कर चुका है या आगे भी कर सकेगा, या BSNL को मजबूती करने के लिए जो ऑर्डर जीत रहा है क्या HFCL को नहीं मिला है? यूरोपीय संघ के अंदर इसको जो छूट मिली थी डैम्पिंग शुल्क के अंदर, तो उसके अंदर भी ये तो नंबर 1 कंपनी थी वहाँ के लिए कि भैया इस भारत की पहली कंपनी को ऐसा हुआ है। फिर रडार के साथ साथ, और अब ये अलग तरीके से डिफेंस के इक्विपमेंट्स के लिए बाहर की कंपनियों के साथ भी बातचीत कर, ये रिजल्ट आने के बाद कंपनी की एक प्रतिक्रिया थी डिफेंस सेक्टर की तरफ देखने की। तो ये जो न्यूज़ आई है HFCL भारत नेट वाली, गजब है। क्या ये कल या परसों या आज के लिए नहीं है भैया, ये तो दूर के होल्ड करने की स्थितियों के लिए साथ होती है, ये खरीदने बेचने की स्थितियों के साथ नहीं होती है। हमें चीज़ों को जिस दिन समझ में आ गया, हम भाई बहुत आगे की तरफ जा सकते हैं। ये हम इतनी सी एक बात बता दूं, MTNL जो बेवजह भागा जा रहा है, बातों से भागा जा रहा है, और बातों बातों में शेयर फिर आज लोअर सर्किट लगाकर चला गया। आपको एक निगेटिव न्यूज़ आई है, 2 निगेटिव न्यूज़ तो मैंने आपको पहले बता दी थी, ऋणदाताओं वाली जो पैसा देना है, दूसरा एक बॉन्ड के अंदर इनको पैसा देना है, वो तो चलो निगेटिव थी, 10 तारीख की चीज़ें हैं। पर एक न्यूज़ निकल कर आई है कि सरकार MTNL को बचाने के लिए हर संभव प्रयास नहीं करेगा। क्या हुआ? केंद्र सरकार MTNL को बचाने के लिए हर संभव प्रयास नहीं करेगा। नहीं आया यहां से, क्या हो गया ये इसी न्यूज़ से निगेटिव हो गया ये। पर उसकी कुछ प्रतिबद्धता जो है MTNL की, जो है जैसे ये ब्याज हुआ था बॉन्ड पर, उसको देने के लिए भारत सरकार काम करेगी, मतलब वो चुकाएगी, वो चीज़ें देगी। पर वसूली के लिए जो MTNL की चीज़ें हैं उसके अंदर कोई भी सहायता और नहीं करेगी सरकार। तो थोड़ा सा यहाँ से हमें समझना है, निगेटिव MTNL इस न्यूज़ से हो। अब ये भागे या गिरे, मकसद आपका खुद को बचाने के लिए होना चाहिए मेरे हिसाब से इस न्यूज़। तो दूरसंचार कंपनी की वसूली में सहायता नहीं करेगी MTNL के लिए केंद्र सरकार, पर उसकी जो
प्रतिबद्धता है उसमें वो प्रयास करेगी, पर बचाने के लिए कोई भी प्रयास एमटीएनएल को नहीं करेगी। एक न्यूज़ निकल कर आई थी, जैसे 3 बार मैंने आपको कहा था हो चुका है कि एमटीएनएल के साथ बीएसएनएल को मिलाया जा सकता है। ये चीज़ें मैंने आपको बताई थी, ये चीज़ें मैं आपको बताकर चला था कि ये चीज़ें हुई थी, पर इस पर कोई अमल नहीं हुआ है, ये भी ठंडे मस्ते में थी। आज अधिकारी कह रहे हैं कि कोई भी ऐसी योजना नहीं है कि एमटीएनएल को बीएसएनएल के साथ मिलाया जाए। क्या हो गया, ये निगेटिव हो गया है। एमटीएनएल तो भैया आपको दिल्ली और मुंबई में देखने को मिल रहा है, पर बीएसएनएल तो देश के अन्य स्थानों पे आपको देखने को मिलता है। तो भैया बचाने के प्रयास सरकार नहीं करेगी, पर जो प्रतिबद्धता है, जिस तरीके से ये बॉन्ड का ब्याज, ये जो मूलधन है, उसको तो भैया सरकार देगी। मैंने कहा था कि इसके जो कर्मचारियों को तो वीआरएस देने की चीज़ों के साथ बातचीत हो रही है, डी लिस्ट की चीज़ें पहले हो चुकी थी। तो जब हम खुद ही गड्ढे में घुस रहे हैं तो दूसरा भी क्या कर सकता है, वो तो आपके लिए वीडियो बनाएगा दूसरा व्यक्ति कि यहाँ से चार्ट दिखा देगा, यहीं से ब्रेकआउट हो जाएगा, यहीं से यही हो जाएगा, मेरा मानना है यहीं से ब्रेकआउट हो जाएगा। मैंने देखी है ऐसी वीडियो, इसलिए आपको बता रहा हूँ। मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आती कि कुछ लोग है तो पहले अमीर, वो चलो हम तो गरीब हैं, वो तो पहले ही इतने अमीर हैं, कहीं कहीं उनकी क्लासेस चल रही हैं, कहीं कहीं उनके ऐप भी हैं, वो तो पहले अमीर हैं। तो उसके बाद भी वो सच्चाई तौर पर हम जैसे को बताते क्यों नहीं कि भैया ये प्रॉब्लम है, इसके अंदर ये लॉस दिया जा रहा है, यहाँ से ब्रेकआउट हो जाएगा। भैया चार्ट में ब्रेकआउट दिखा दिया, उधर कंपनी को बंद करने की स्थितियाँ हैं, फंसना पहले बंद करना पड़ेगा। देखो सर, मेरी वीडियो जिसको देखनी है वो ईमानदार होना चाहिए, उसके अंदर लालच नहीं होना चाहिए, उसको पिक्चर पहले पता होकर उस पिक्चर का वेट करना चाहिए, अपने पैसों को बचाना चाहिए, किसी भी बातों में उसको आना नहीं चाहिए, किसी भी टारगेट के ऊपर से खेलना नहीं चाहिए, बातों को समझने की उसके अंदर शक्ति होनी चाहिए, न्यूज़ को भापने की भी उसके अंदर शक्ति तो मैं डेवलप कर ही रहा हूँ, अंदर की शक्ति और उसको डेवलप करनी पड़ेगी जो मेरे साथ जुड़ा है। और जो व्यक्ति मैं जिस पे और कुछ बता रहा हूँ वो कहता है कि मैं यहाँ दिखा दूंगा, वो भैया पहले करनी कर ले, क्योंकि वो मेरे से बहसबाजी कर रहा है और मुझे बिल्कुल भी उस जगह बहसबाजी करना पसंद नहीं जहाँ पर कुछ लोग खुद को डुबाने की चीज़ों के साथ बहसबाजी करते हैं। क्योंकि उनको झटके क्या है ना, बाद में दिखा देता है, झटके क्या है बाद में आते हैं उनके लिए निकल के, शुरुआती तौर पर मजे ले लेंगे भैया। तो एमटीएनएल के ऊपर इतनी बड़ी न्यूज़ आई है भैया, इसे समझ जाओ एक बार कि एक है क्या न्यूज़ ये, है ना। तो आगे जो भी है देखो सर, क्या ये न्यूज़ की बेस में सारी चीज़ें हो गई हैं, कल को न्यूज़ के बेस में कुछ और अच्छा हो जाए तो वो आपको देखना पड़ेगा। बाजार की हिस्सेदारी कितनी है एमटीएनएल की? 0.16%, ओनली 0.16%, यानी कि 20 पैसे से भी कम। चीज़ों को समझो आप, है ना। तो आज मैंने आपको क्रिस वुड जो एक फंड मैनेजर हैं उनकी निगेटिव बातों से पॉजिटिव समझा दिया। समझो एफआईज बेच रहे हैं और वो मौके की तलाश में बैठे हैं। ये एफआईज बड़े चालाक हैं भैया, इनको धोखा देना पड़ेगा अब हमें। क्यों? क्योंकि ये हमारे अच्छे अच्छे शेयर निकालने के चक्करों में। एमटीएनएल को समझो, जेपी सेट को समझो और आगे की जो भी पैनिक स्टॉक हैं उन सारी रणनीतियों को समझो। पैनिक स्टॉक के चक्कर में अच्छे शेयर हमारे हाथ से निकल गए हैं। अब मैं ये आपको कैसे समझाऊं? केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी जी ने एक हमारे अंदर रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर, अक्षय ऊर्जा के ऊपर एक नींव रख दी उन्होंने। आज हमारे लिए क्या रख दी? वैसे हम सबको पता है 500 गीगावाट का लक्ष्य भारत का 2030 का है। अब इस लक्ष्य के लिए तमाम इंडिया की कंपनियां दौड़ रही हैं और कुछ कंपनियां अपने को ग्रीन एनर्जी के ऊपर ढालने के लिए आगे बढ़ रही हैं। चाहे वो एनएलसी इंडिया हो, देखो तो एनएलसी इंडिया एक आईपीओ लाएगा और आईपीओ से पहले जो उसकी 2 सहायक कंपनी है उसको वो एक करना चाह रहा है, पुनर्गठन करना चाह रहा है, फिर उसके बाद वो आईपीओ लाएगा। और वो क्यों कर रहा है? वो ग्रीन एनर्जी की स्थिति को अच्छा करने के लिए कर रहा है। चाहे वो एनजीसी हो, इतना बड़ा निवेश, चाहे वो आईओसी हो, एनटीपीसी हो, एनएचपीसी हो, आईओसी हो, अडानी ग्रीन हो, मुकेश अंबानी हो, रिलायंस इंडस्ट्री हो, तो ये सब के सब एक खाका तैयार कर रहे हैं 2030 तक के लक्ष्य का, जो है 500 गीगावाट का। ये 500 गीगावाट का एक कंपनी नहीं करेगी भैया, तमाम इंडिया की कंपनी करेगी। और इसके अंदर प्रहलाद जोशी जी कह रहे हैं कि देश के प्रधानमंत्री जी जो हैं मोदी जी हमारे, उनकी पहली प्राथमिकता, महत्वाकांक्षी प्राथमिकता टॉप पर कौन सी है? अक्षय ऊर्जा की तरफ है।
और अक्षय ऊर्जा की 500 गीगावाट की क्षमता है। तो इस 500 गीगावाट की क्षमता को बनाने के लिए, लक्ष्य के लिए करीब 30 लाख करोड़ तक के निवेश की स्थितियां आगे जरूरत पड़ सकती है। तो एक पॉजिटिव संकेत दे दिया कि भैया ये होना ही होना है 2030 तक के लिए। तो अब ये 2030 तक के आ गए, तो यहाँ तक के अब हमें अक्षय ऊर्जा के शेयरों को होल्ड करने की स्थिति आनी चाहिए। तो सर मैं किसी को नहीं कहूँगा खरीदना बेचना, मैं तो पिक्चर दिखा रहा हूँ आपको, टिकट लेने के तरीके सिखा रहा हूँ। जब तक टिकट लेने के तरीके नहीं आएंगे तब तक कुछ भी समझ नहीं। साइकोलॉजी आधारित चैनल है और ये साइकोलॉजी इतनी तेज होती है भैया, दूसरे का दिमाग पढ़ लेती है ये। अभी मैं इसके पहले चरण में हूँ। 7 चरण होते हैं साइकोलॉजी के, मैं हूँ पहले चरण में, जो मैंने अपने द्वारा अर्जित किया है। पहला चरण जो मैंने इसका लगभग पूरा कर लिया, और 7 चरण जब हमारे पूरे हो जाएंगे तो कितनी ज़्यादा महत्व की चीज़ें हमें समझ में आएगी कि भैया पैसा तो खुद को बचाकर ही कमाया जाता है। तो जेपी एसोसिएट ने आज आपको गायब होकर दिखा दिया कि हाँ, कुछ चीज़ें बाद में हो जाती है, शुरुआत में वो तेज़ी दिखाती है और उसी तेज़ी में हमें समझना पड़ता है। ये माइंड में अगर हम सबके आ जाए तो हम अपना पैसा बचा सकते हैं। क्या जेपी एसोसिएट के शेयर मेरे पास हैं? बिल्कुल भी नहीं है। अभी तक मुझे याद है एक बड़े मेरे दोस्त हैं, वो जेपी एसोसिएट लेना चाह रहे थे। मैंने उनको उस टाइम मना किया जिस टाइम वो शेयर वहाँ से अपर सर्किट लगा रहा था। मैंने मना कर दिया, मैंने भैया नहीं, ज़रूरत नहीं है। ऐसे कई थे जिनको इस चीज़ से वो बच गए। क्यों? क्योंकि हमें तो नेगेटिव दिख ही रहा था ना भैया, हमने टिकट पहले ले लिया, पिक्चर हमें पता ही है क्या होना है आगे। तो किसी के भी चक्करों में आपको आना नहीं है। सबसे पहले खुद को बचाइए, जो हो गया उसको आप भूल जाइए, जो आगे होगा उस पर ध्यान दीजिए और जो चल रहा है उस पर वर्क कीजिए, समझिए। तो सच्चाई पर देखनी चीज़ें शुरू कर दीजिए। MTNL 101 या 502 दिखा देना जब दिखाओगे, जब वो अच्छी स्थितियों में होगा। इसलिए कंपटीशन करने की चीज़ों के साथ बिल्कुल भी मेरे साथ मत आना। मुझे कोई भी ऐसी दिलचस्पी नहीं है कि MTNL 200-500 में ना जाए। भैया जाए, पर वजूदों के साथ। फिलहाल तो हमें वो निगेटिव लग रहा है, आगे जाकर कुछ अच्छा होगा तो भाई अच्छा हो सकता है। HFCL आज और कल का घोड़ा बिल्कुल भी नहीं है भैया। ये अपने में सुधार करेगा तो अपनी बैलेंस शीट को भी सुधार करेगा। आगे की रणनीति इसकी काफ़ी अच्छी है, तो उसमें जब काम होंगे तो तब इसको हम अच्छा और अच्छा देख सकते हैं। प्रहलाद जोशी जी ने हमें 500 गीगावाट के लक्ष्य के तहत जो चीज़ें समझाई है, थोड़ा सा आपको माइंड से उसको भी समझना तो पड़ेगा ही पड़ेगा, वरना कुछ भी चीज़ें हमें समझ में नहीं आएगी। किसी को भी चैनल के अंदर किसी भी शेयर को खरीदने बेचने की बिल्कुल भी सलाह नहीं है। मेरी वीडियो साइकोलॉजी पे है, न्यूज बेस है, और न्यूज के अलावा कुछ भी इसके अंदर आपको देखने को नहीं मिलेगा। पर न्यूज को पकड़ना वो सबसे माहिर चीज़ होती है। तो सर चींटी को आटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।